सोचिए, एक बाप अपने बीवी और बच्चों को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। ना उसे किसी जंग में जाना था, ना उसे कोई इनाम चाहिए था। उसने सिर्फ दुनिया के सबसे खौफनाक जगह का सच दुनिया के सामने लाना था। 1914 में एक आदमी ने ऐसा फैसला किया जो शायद इंसानी तारीख का सबसे खौफनाक और डेंजरस फैसला हो सकता है। वो खुद अपनी मर्जी से इस कैंप के अंदर घुस गया जहां पर हर दिन हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। 3 साल तक उसने अपनी आंखों से ये भारी जुल्म होते देखा। फिर एक रात उसने नकली चाबी और आटे के बने ब्रेड की मदद से नेजी सोल्जरों को धोखा दे दिया और इस जहन्नुम से एस्केप कर गया। मगर शौक यहाँ पर खत्म नहीं होता। जिस मुल्क के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई, उसी मुल्क ने उसको गोली मारकर मार दिया और हमेशा के लिए उसकी कब्र को दुनिया से छुपा दिया। इस आदमी ने इस नामुमकिन एस्केप को कैसे अंजाम दिया और इसके मुल्क ने इसके साथ ऐसा क्यों किया, जानते हैं आज की इस वीडियो में। पोलैंड 1914। जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। हर गली में नेजी फौज थी। लोग बिना वजह गायब हो रहे थे। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, किसी को भी घर से उठा लिया जाता और कभी वो वापस नहीं आते। इसी दौरान एक आदमी चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था जिसका नाम था वीटोल्ड प्लिकी। यही कहानी का असली हीरो है। वो पहले एक आर्मी ऑफिसर रह चुका था, मगर वो अब एक अंडरग्राउंड रेजिडेंस का हिस्सा था। उस रेजिडेंस के पास एक दिन एक खबर आई, एक नया कैंप बनाया गया है जिसका नाम है ऑशविट्ज, और यही वो जगह है जहाँ इंसानियत की कोई कीमत नहीं। लेकिन इस जगह के अंदर क्या हो रहा था किसी को भी नहीं पता। ना कोई अंदर से बाहर आ रहा था और ना कोई सच बता रहा था। तब रेजिडेंस ने एक पागलपन भरा प्लान बनाया कि एक बंदा जानबूझकर अरेस्ट होगा और अंदर जाएगा और पूरी दुनिया को सच बताएगा। सब चुप हो गए जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। ये मिशन लगभग सुसाइड था। फिर एक आदमी धीरे से खड़ा हुआ और कहा, मैं जाऊंगा, और उसी का नाम था वीटोल्ड प्लिकी। उसे पता था कि हो सकता है वो अपने बच्चों बीवी को दोबारा कभी देख ना सके, मगर उसने मौत से ज्यादा अपने मुल्क को चुना। कुछ दिन बाद वारसा में एक नेजी रेड हुई। लोग उनसे बचने के लिए आसपास भाग रहे थे, लेकिन प्लिकी अरेस्ट होने के लिए खुद उनके सामने चला गया। उसने मिशन पर जाने से पहले अपनी असली पहचान छुपा ली ताकि नेजी फौज उसे पहचान ना सके। उसका मिशन शुरू हो चुका था, मगर उसको क्या पता था कि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जैसे ही नेजी ने सबको अरेस्ट कर लिया, उनको ट्रेन में चढ़ाया गया। ट्रेन लगभग सारी रात चलती रही। अंदर इतनी भीड़ थी कि बंदा सही से खड़ा भी नहीं हो सकता, ना पानी, ना खाना, और ना ही किसी को पता था कि उनको लेकर कहां जाया जा रहा है। सुबह जैसे ही ट्रेन रुकी, बाहर से चीखों की आवाज आई कि जल्दी बाहर निकलो। तब वीटोल्ड प्लिकी ने ऑशविट्ज का अंदर का नजारा देखा। हर तरफ ऊंची तारों की बाढ़ थी, मशीन गन, वॉच टावर और नेजी गार्ड्स, जिनके चेहरे पर जरा सी भी इंसानियत नहीं दिख रही थी। कैदियों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। जो थोड़ा सा धीरे चलता उस पर डंडों की बरसात हो जाती। अभी एक बुजुर्ग आदमी थकान की वजह से गिर गया। किसी ने भी उसको उठाया नहीं और एक गार्ड आगे बढ़ा और उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी राइफल का पुट उसके सर पर दे मारा। खून गिरता रहा। सब देखते रहे, मगर किसी ने भी उसकी जाकर मदद नहीं की। वीटोल्ड को उस दिन ये सब कुछ देखकर पता चल गया था यहाँ पर इंसान की कीमत कीड़ों से भी कम है। थोड़ी देर बाद सबको कैंप के अंदर लेकर जाया गया। दरवाजे पर लिखा था वर्क सीट्स यू फ्री, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा था। यहाँ काम आजादी नहीं बल्कि मौत देता था। अंदर पहुंचते ही सबके कपड़े उतरवा दिए गए, सबके बाल काट दिए गए और उनके नाम छीन लिए गए और उनको एक नंबर दे दिया गया। उस दिन वीटोल्ड भी एक नाम से नहीं बल्कि एक नंबर से पहचाना जा रहा था। नेजी का सबसे पहला मकसद यही था कि तुम अपनी पहचान भूल जाओ। असली अजाब तो अगली सुबह शुरू होता है। सब प्रिजनर्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग कांप रहे थे और जो भी धीरे चलता उस पर डंडे बरसाए जाते और जो गिर जाता उसे पीछे ही छोड़ दिया जाता। फिर काम शुरू होता है। भारी पत्थर उठाना, कीचड़ में चलना, उसके बदले एक छोटा सा ब्रेड का पीस और पतला सा सूप जो इंसान के खाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। लेकिन नेजी का असल मकसद यही था कि इंसान को भूख से मारो। हर दिन कोई ना कोई भूख से मर जाता और कोई बीमारी की वजह से मर जाता और फिर कोई थकान की वजह से मर जाता। रोज एक के बाद एक लोगों की मौतें हुई जा रही थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात, इतनी खौफनाक जगह पर जाने के बाद भी
वीटोल्ड अपना मिशन नहीं भूला। वो चुपचाप हर कैदी को देखने लगा, कौन हिम्मती है, कौन भरोसे के लायक है और कौन नेजियों का मुखबरी है। उसको एक गलती की भी इजाजत नहीं थी। अगर वो किसी गलत आदमी पर भरोसा कर लेता तो सिर्फ उसकी मौत नहीं होनी थी बल्कि दर्जनों लोग मारे जाने थे। और फिर एक रात उसको पहला भरोसेमंद आदमी मिल गया और तभी ओशविट्ज के अंदर अंडरग्राउंड रेजिडेंस की बुनियाद रखी गई। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। कैंप के अंदर हर दूसरा आदमी या तो भूखा था या डरा हुआ। कुछ लोग नेजियों के लिए काम कर रहे थे और एक छोटी सी भी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। और अब असली खेल शुरू होने ही वाला है। दोस्तों, ओशविट्ज में हर दिन एक ही जैसा लगता था, मार पिटाई और भूख। लेकिन इनके बीच वीटोल्ड एक ऐसा काम कर रहा था जिसकी भलक नेजी फौज को लग जाती तो उसकी मौत पक्की थी। वो धीरे धीरे ऐसे लोगों की खोज कर रहा था जो अभी भी हिम्मत नहीं आ रहे थे। वो सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहते थे बल्कि वो लड़ना चाहते थे। एक दिन उसकी मुलाकात कैंप के हॉस्पिटल में एक काम करने वाले प्रिजनर से हुई और फिर ऐसे ही उसको भरोसेमंद आदमी मिलने लगे। और हाँ, हर नए आदमी को शामिल करने से पहले वो उस पर हफ्तों तक नजर रखता, बल्कि प्रिजनर भी अपनी जान बचाने के लिए नेजियों के लिए मुखबरी करते थे। वीटोल्ड का एक गलत फैसला पूरी रेजिडेंस को खत्म कर सकता था, इसीलिए हर मेंबर सिर्फ कुछ ही लोगों को जानता था। अगर कोई पकड़ा भी जाए तो पूरा नेटवर्क एक्सपोज ना हो। धीरे धीरे कैंप के अलग अलग कोनों में वीटोल्ड का नेटवर्क फैलने लगा। कोई किचन में काम करता था, कोई हॉस्पिटल में और कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर। इन सब का एक ही मकसद था, एक दूसरे को जिंदा रखना। जिसके पास रोटी का एक्स्ट्रा टुकड़ा होता वो किसी कमजोर प्रिजनर को दे देता और किसी के पास मेडिसिन होती वो चुपके से किसी बीमार प्रिजनर तक पहुंचाई जाती थी। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, उनको ये सब कुछ रिकॉर्ड रखना था कि कैंप के अंदर कितनी मौतें हुई, कितने ऑर्डर बदले और कितना ज्यादा जुल्म हुआ। सब कुछ याद रखा जाता, मगर ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, इस रिकॉर्ड को कैंप से बाहर कैसे भेजा जाए। एक दिन उन्हें मौका मिला, एक प्रिजनर को रिलीज किया जा रहा था। ये बहुत ज्यादा रियल था ओशविट्ज जैसे कैंप के अंदर, जहाँ पर आमतौर पर किसी बंदे को रिलीज नहीं किया जाता बल्कि मार दिया जाता है। वीटोल्ड और उसके साथियों ने उस आदमी को कैंप की हर खौफनाक बात याद करवाई गई। कितने लोग मारे गए और कैसे भूख से तड़पाया जा रहा है, कैसे लोगों को बिना वजह गोली मार दी जाती है और उसे कहा कि ये सब कुछ वारसा तक पहुंचा दो। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि कैंप के अंदर से कागज लेकर बाहर नहीं जा सकते, इसलिए उस आदमी ने सब कुछ अपने दिमाग में छाप लिया था। जो वो कैंप से बाहर निकला तो पहली बार ओशविट्ज का सच दुनिया की तरफ रवाना हो चुका था। वीटोल्ड को उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, दुनिया तक सच पहुंच जाएगा, दुनिया चुप नहीं बैठेगी और यहाँ पर कोई ना कोई मदद करने के लिए जरूर आएगा। दोस्तों, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ महीनों में ओशविट्ज कैंप सिर्फ एक प्रिजनर कैंप नहीं रहा बल्कि ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंसानी मौत की फैक्ट्री बनने वाला था। और जो कुछ वीटोल्ड ने अपनी आंखों से देखा वो एक इंसान के लिए देखना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, ये यूनिट 731 से भी ज्यादा खौफनाक होने ही वाला है। अगर आप 18 साल से नीचे हो तो यहाँ पर ही वीडियो स्किप कर सकते हो। दोस्तों, इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अब मैं 3D में आपको ये चीजें समझाऊंगा क्योंकि रियल फुटेज मौजूद नहीं है। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। 1941 का आखिर था, ओशविट्ज बदल रहा था और यहाँ पर पहले तो लोगों को मजदूरी के लिए जबरदस्ती लाया जाता था, मगर अब नेजियों का प्लान और ज्यादा खौफनाक हो चुका था। एक सुबह कैंप के बाहर से लंबी ट्रेनों की आवाजें आई। उसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग सवार थे। उसमें बूढ़े आदमी, माएं, उनके बच्चे सब मौजूद थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें किसी और नए शहर में भेजा जा रहा है, मगर उनको क्या पता था वो जहन्नुम के अंदर एंटर हो चुके हैं। वीटोल्ड दूर से देख रहा था। लोगों को लाइंस में खड़ा किया गया। एक नेजी ऑफिसर हाथ के इशारे से लोगों को 2 लाइनों में बांट देता। उनमें से एक लाइन मजदूरी के लिए, एक लाइन उस चीज के लिए जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आया। शुरू में किसी को भी समझ नहीं आया, मगर कुछ दिन बाद कैंप में अजीब सी बदबू फैलने लगी। दिन रात चिमनियों से काला धुआं निकल रहा था। कैंप के अंदर से हजारों लोग रोज ब रोज गायब होते जा रहे थे। तब वीटोल्ड को सच पता चला। नेजीज ने एक गैस चैम्बर बना रखा था जहां पर लोगों को सिर्फ ये बहाना मार कर लेकर जाया जाता था कि तुम्हें सिर्फ नहाना है। उनसे सामान रखवा लिया जाता, माओ से बच्चों को अलहदा कर दिया जाता और फिर दरवाजा बंद। कुछ ही मिनटों के बाद गैस चैम्बर में सिर्फ खामोशी रह जाती। वीटोल्ड के लिए ये देखना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, दुनिया को सच बताना। और उसके साथियों और उसने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की। इस बार वो हर बात लिखी गई जो कुछ ओशविट्ज कैंप के अंदर हो रहा था। गैस चैम्बर में हुई हर मौत, मास किलिंग और कैंप में से हजारों लोग एक दिन में ही गायब और हर रोज बढ़ती हुई लाशों की तादाद। बहुत मुश्किल से ये रिपोर्ट कैंप के बाहर निकाली गई। फिर हर दिन गुजरता गया, हफ्ते गुजरते गए
फिर महीने गुजरते गए मगर वी टूल्ड की बस यही उम्मीद थी, शायद आज प्लेन्स आएंगे, आज अलीज हमला करेंगे, आज कोई इनकी मदद करने के लिए आएगा। लेकिन कोई नहीं आया मगर उसकी रिपोर्ट्स लंदन तक पहुंच चुकी थी और ये बात रेजिडेंस तक भी पहुंच चुकी थी, मगर ऑशविट्ज कैंप वैसे ही चलता रहा। हर गुजरते दिन के साथ हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया जा रहा था। वी टूल्ड को उस दिन समझ आ गया था अगर इस कैंप को रोकना है तो उन्हें ही कुछ करना होगा, और तब उसने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला लिया, ना सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बल्कि उन लोगों को सच बताने के लिए जो अब तक यकीन नहीं कर रहा था कि इंसान के साथ इंसान कितनी हैवानियत से पेश आ रहा है। ऑशविट्ज से भागना लगभग नामुमकिन था, एक छोटी सी भी गलती और मौत तय थी। वी टूल्ड ने प्लान बनाना शुरू कर दिया, जिस प्लान को आज भी लोग सुनकर हैरान होते हैं। इस वीडियो के जिस हिस्से के लिए आप लोग बेताबी से इंतजार कर रहे थे वो आ गया। अब एस्केप की बारी है, लेट्स सी, देखते हैं। दोस्तों, इस मिशन में ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा, लेकिन वी टूल्ड ने हार नहीं मानी। उसे अपने ऊपर यकीन था कि अगर वो इस कैंप से बाहर निकलकर रेजिडेंस को जाकर रिपोर्ट दे खुद, तो शायद वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसको कैंप से बाहर निकलना था, मगर कैसे? एस्केप के लिए उन्हें एक सिविलियन कपड़े चाहिए थे, पैसे चाहिए थे और एक छुरी। अगर सब कुछ गलत हो जाए तो एक साइनाइड कैप्सूल भी, और डॉग्स को कंफ्यूज करने के लिए तंबाकू, और गार्ड को रिश्वत देने के लिए एप्पल्स, हनी, जैम और शुगर। वी टूल्ड ने धीरे धीरे ये सब कुछ इकट्ठा कर लिया और प्लान था कि बेकरी के थ्रू भागना। यहाँ सिर्फ 2 गार्ड्स की ड्यूटी होती, और इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से निकलना बहुत आसान है। ये बंदा था जॉन, जो बेकरी स्काउट में काम करता था, और सारी बिल्डिंग को इसने अच्छे से ऑब्जर्व किया। सारी खिड़कियां बंद थी, सिर्फ एक एंट्रेंस था जो डबल लॉक से बंद रहता, और बाहर एक हैवी बोल्ट लगा होता। की चुराना तो मुमकिन था, मगर बोल्ट का क्या? ये बोल्ट अंदर से नट के साथ फिट था, अगर उसे खोल दिया जाए तो रास्ता बन सकता था। और इस प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा ब्रेड। जॉन ने आटे का इस्तेमाल करके की का इंप्रेशन बना लिया। वी टूल्ड ने उस नट के लिए एक खास तरह का रेंच बनवाया और उस इंप्रेशन के जरिए एक डुप्लीकेट की भी। जॉन ने वो की टेस्ट की और वो काम कर गई। बेकरी स्काउट ऑशविट्ज कैंप के बाहर निकली, उन्हीं के साथ वी टूल्ड भी था, जॉन भी और 19 साल का एडवर्ड भी, जिसने इस मिशन में बहुत ज्यादा इनकी मदद की। रिश्वत देकर ही इन्हें बेकरी तक पहुंचाया गया था और ये इनका आखिरी मौका था, या तो आज रात या तो कभी नहीं। रात हो चुकी थी मगर अब तक वो बाहर निकल चुके होते, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बारिश आ गई थी और एक ऑफ ड्यूटी एसएस ऑफिसर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गपशप मार रहा था और उसी दरवाजे के पास खड़ा होके। 1 घंटा गुजर गया और फिर 2 घंटे, और हर गुजरते हुए मिनट के साथ उनके भागने के चांस भी बहुत कम होते जा रहे थे। आखिरकार बारिश रुक गई और वो दोनों भी वहां से चले गए। एडवर्ड कॉल लेने के बहाने स्टोरी रूम में गया। वी टूल्ड लकड़ियां काटने लगा ताकि जॉन के काम की आवाज इस लकड़ियां काटने की आवाज में छुप सके। जॉन ने पहले नट खोला, फिर बोल्ट खोला, और फिर अचानक एक एसएस ऑफिसर अंदर आ गया। वी टूल्ड और एडवर्ड जाम हो गए थे। इस मूवमेंट पे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म, लेकिन ऑफिसर की नजर जॉन पर नहीं पड़ी, जो उस टाइम टॉयलेट में छुपा हुआ था। कुछ देर बाद ऑफिसर वापस चला गया और प्लान अभी भी जारी था। एडवर्ड ने फोन वायर्स काट दी ताकि एस्केप के बाद गार्ड बैकअप ना बुला सके। सब ने अपने सिविलियन कपड़े पहन लिए थे। अब एक काम बाकी था, बस डोर खोलना। जॉन ने की लगाई मगर डोर नहीं खुला, और फिर दोबारा कोशिश की मगर फिर भी नहीं खुला। वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। जॉन ने जोर लगाया और उसके साथ वी टूल्ड ने भी जोर लगाया। दरवाजा मुड़ने लगा था मगर खुल नहीं रहा था। फिर पहला जोर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ऐसे ही डोर खुल गया और वो बाहर निकल चुके थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। सबसे आगे जॉन भाग रहा था, वी टूल्ड और एडवर्ड उसके पीछे भाग रहे थे। पीछे से भारी गोलियों की आवाज आ रही थी मगर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले पुल पार किया, फिर नदी के किनारे भागते रहे और फिर जंगल में पहुंच गए। पहाड़ों के बीच वो तीनों अंधेरे में गायब हो गए। बाद में वी टूल्ड ने लिखा, मुझे लगता था कैंप में मैंने हजारों साल गुजार दिए हैं, लेकिन उस जंगल में मेरी जिंदगी मुझे इतनी गहराई से महसूस हो रही थी। उस वक्त उन्हें दुनिया से मोहब्बत हो गई थी मगर इंसानों से नहीं। वी टूल्ड आखिरकार आजाद था। दोस्तों, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। वो अगले 5 सालों में पोलैंड के लिए काम करता रहा, लेकिन अब पोलैंड सोवियत कंट्रोल में था। वी टूल्ड सीक्रेटली इंफॉर्मेशन पुलिस गवर्नमेंट तक पहुंचाता रहा। वो अलग अलग जगहों पर जाकर रहता था और अपनी पहचान बार बार बदलता रहता था, और आखिरकार एक दिन उसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। स्पोनिज, इनलीगल वेपन्स और फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स, उस पर बेरहमी से टॉर्चर हुआ।
फेक ट्रायल चलाया गया और फिर उसके सर के पीछे गोली मारकर उसको एक्सिक्यूट कर दिया गया। कम्युनिस्ट हुकूमत सिर्फ वीटूल्ड को ही नहीं बल्कि उसी की कहानी को भी मिटाना चाहती थी और वो लगभग इस काम में कामयाब हो चुके थे। उसकी ऑशविट्ज रिपोर्ट जो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर लिखी थी वो 1991 तक पब्लिश ही नहीं की गई, यानी उसकी मौत को 40 साल गुजर गए मगर अभी तक उसकी रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं की गई। बाद में पोलैंड ने उसको ऑफिशियली बेकसूर करार दे दिया गया और उसे ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल दिया गया जो पोलैंड का सबसे बड़ा नेशनल हॉनर है। और दोस्तों वीटूल्ड की असली खबर आज तक किसी को भी नहीं मिली। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ गया होगा इस वीडियो को देखकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना और अगली वीडियो किस पर लाएं नीचे कमेंट जरूर कर देना। बाय।